रिकॉर्ड। हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार गढ़ीकर और मैं लेकर आ चुका हूं पार्ट 9 वीडियो का, चैप्टर 2.2 कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर क्लास 12। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियोस में हमने क्या देख लिया था? पिछली वीडियोस में हमने पोलराइजेशन देखा था, डाइलेक्ट्रिक्स देखा था, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हमने देखी क्यों, हमें पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो हमने पिछली वीडियो में इसलिए देखा था क्योंकि हमें जानना था कैपेसिटर को कैसे हम और ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, उसमें चार्जेस कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमें ये चीज़ पता है कि अगर हम एक नॉर्मल कैपेसिटर ले, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो उसकी कैपेसिटेंस होती है सी नॉट। सपोज हम सी नॉट को ले तो उसको लिखे तो वो होती है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। वो सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन अब हमें अगर इसकी कैपेसिटेंस और बढ़ानी है तो हम क्या करेंगे? कैपेसिटेंस ये डाइलेक्ट्रिक्स इसके बीच में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो वो हम आगे देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होगी। अभी फिलहाल हम देखते हैं अगर हमने कैपेसिटेंस के बीच में एक कंडक्टिंग स्लैब अगर इंट्रोड्यूस करवाया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अगर हमने कैपेसिटेंस में कंडक्टिंग स्लैब डाल दिया तो उसकी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी जो पहले थी उससे बढ़ के कुछ और हो जाएगी, वो हम निकालने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया। अब सपोज एक कैपेसिटेंस था, ठीक है, उसमें हमने एक कंडक्टिंग स्लैब बीच में रख दिया, दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्या होगा? सपोज हम इसको दे देते हैं, इसका एरिया सपोज ए है, इसका भी एरिया ए है और इसका सेम एरिया ए है। ठीक है, इसका जो विड्थ है सपोज वो टी है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में का जो डिस्टेंस है सपोज वो डी है। ठीक है, तो ये इसका जो बीच में बचा हुआ रीजन है वो डी माइनस टी है। तो हम ये जानते हैं कि डी माइनस टी रीजन में कितनी होगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी? ई नॉट। सपोज ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है वो ई नॉट है, तो ये ई नॉट ही होगी क्योंकि इसके बीच में कुछ और है ही नहीं। और ये जो कंडक्टिंग स्लैब है उसके अंदर कितना होगा? और ये हम चीज़ जानते हैं, हमने पहली बार में पढ़ लिया था ये चीज़ कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच में अगर की कंडक्टिंग स्लैब हमने रखी तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। ये सब जानते हैं हम। तो ये जो डी माइनस टी रीजन है उसमें डी माइनस टी रीजन में तो ई नॉट होगी, लेकिन जो टी रीजन होगा उसमें जीरो होगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ई नॉट माइनस ई आई होता है जीरो। और सपोज ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो चार्ज इंड्यूस होगी उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी वैल्यू ई आई है, तो ऐसा होगा। तो जो टी रीजन में है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ठीक है, तो अब हमें कैपेसिटेंस निकालना है, तो वही पिछली तरह से हम पिछली बार जैसे हमने निकाला था वैसे निकालेंगे। हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेजुएंट कितना होता है? पोटेंशियल ग्रेजुएंट होता है ई इंटू डी टी। ठीक है, ई इंटू डी टी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज जो डी वी है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज उसको हम एज्यूम करते हैं वी। ठीक है, और जो ई है वो केवल डी माइनस टी रीजन की वजह से होगा, तो जो कि हम लिख सकते हैं ई नॉट। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हम जानते हैं डी माइनस टी। डी माइनस टी क्यों? क्योंकि टी रीजन में तो जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी वजह से हम उसको कंसिडर नहीं कर पा रहे, तो इसलिए डी माइनस टी रीजन हो जाएगा। अब ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं? हम पहले से ही जानते हैं कि वी इक्वल्स टू ई नॉट को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि हमने पढ़ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद डी माइनस टी एज इट इज आ जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं? सिग्मा मतलब चार्ज डेंसिटी को हम लिख सकते हैं q अपॉन ए, मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, यही तो होता है। तो चार्ज पर यूनिट एरिया और d माइनस टी का एज इट इज d माइनस टी। ठीक है, और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट पहले से था। तो अब उसके बाद v आ गया हमारे पास। v आ गया तो हम c इससे निकाल सकते हैं। तो c की वैल्यू क्या होती है? c हम जानते हैं q अपॉन v होता है, हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, तो c इज इक्वल्स टू q अपॉन v होता है, तो जिसकी वजह से जो v है वो यहाँ पे रखेंगे, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? c की वैल्यू आ जाएगी q अपॉन q d माइनस टी, और ये जो नीचे वाला था वो ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई? सी की वैल्यू आ गई, एक मिनट मैंने पेज खोल लेता हूँ। हाँ, सी की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई? ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमने सी कॉमन निकाल लिया तो ए एप्सिलॉन नॉट, डी कॉमन निकाल लिया तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस टी अपॉन डी, है ना। और ये चीज़ हमें पता है क्या है, ये चीज़ जो है वो सी नॉट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सी इज इक्वल्स टू सी नॉट अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी, राइट। तो ये जो है इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो डी की वैल्यू है, डी हमेशा बड़ा होगा टी से, तभी वो पॉजिटिव होगा, तो जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि जो सी नॉट है वो हमेशा छोटा होगा सी से। इसका मतलब जब हम एक जब हम एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवा देते हैं एक कैपेसिटेंस के बीच में, कैपेसिटर के बीच में अगर एक कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करवाई जाए तो हम उसका कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, उसकी कैपेसिटेंस की कैपेसिटी बढ़ सकती है। तो जिसकी वजह से कैपेसिटर में जब भी एक बीच में हमें कैपेसिटेंस उसका बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे? उसके बीच में कंडक्टिंग स्लैब रख सकते हैं। ठीक है, जितना उसका ज़्यादा विड्थ होगा उतना ज़्यादा उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, तो इससे हमें ये पता चलता है। अब हम क्या करेंगे? एक कंडक्टिंग स्लैब इस बार लिया था, अब हम इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक रख के देखते हैं जिसकी वजह से हमने और इसको और बढ़ा सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम वो देखते हैं। तो जब हम एक कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो उसकी जो कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और इंक्रीज हो जाएगा, कंडक्टिंग स्लैब से भी ज़्यादा कंडक्टेंस उसका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कैसे उसकी वैल्यू निकाल के देखते हैं। तो वही चीज़ हम दोबारा कर रहे हैं, लेकिन इस बार क्या कर रहे हैं? हम इस बार हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो सपोज वही उसकी विड्थ अपन सपोज टी ही ले रहे हैं और जो टोटल डिस्टेंस है इन दो प्लेट के बीच का वो डी है। ठीक है, तो जो
इस बार क्या होगा, इस बार ये जो डी माइनस टी रीजन है उसमें ई नॉट ही है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ई नॉट ही है। और ये यहाँ पे छोटे छोटे एटम्स होते हैं, उनके वो डाइपोल्स हो गए, जिसकी वजह से इसमें भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। सपोज इसको हम ईपी ले लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ईपी जो जनरेट हो रही है, ईपी जो जनरेट होगी उसका जो ये जो टी रीजन है, ये अभी हम ई नॉट किसकी बात कर रहे थे, ई नॉट डी माइनस टी रीजन में है, ठीक है। अब जो टी रीजन वाला है एरिया है उसमें क्या होगा, उसमें हम बोल सकते हैं कि ई नेट होगा। ई नेट मतलब ई नॉट माइनस ई पी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड टी रीजन में होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो टी रीजन है अगर आप उसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये एक्सटर्नल ये दो प्लेट की वजह से है वो ई नॉट है, और जो ई पी दूसरे डायरेक्शन में है, तो जो नेट निकलेगा वो ई नॉट माइनस ई पी होगा, तो उसको हम ई नेट बोल रहे हैं। इसको हम सपोज ई से डिनोट करते हैं, तो ठीक है। तो अब हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, वो कैसे निकालते हैं, हम पोटेंशियल ग्रेडियंट लेते हैं। तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अप्लाई करके देखेंगे तो क्या होगा, v इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू होगा ये सबसे पहले d माइनस टी रीजन की वजह से क्या होगा, ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और प्लस क्योंकि यहाँ पे हम टी रीजन भी इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं इसलिए हमें प्लस करना पड़ेगा। तो प्लस करके हम देखेंगे तो क्या होगा, e इज इक्वल्स टू ई इंटू टी हो जाएगा। जो e वो है ई नॉट माइनस ई पी। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ई नॉट अपॉन ई होता है, ये हम पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, है ना। तो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम यहाँ पे ई को लेते हैं तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल्स टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन के। यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं, तो यहाँ पे पुट करने के बाद क्या आएगा हमारे पास, वी इज इक्वल्स टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट अपॉन के इंटू टी, राइट। अब उसके बाद हम यहाँ से दोनों से ई नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो ई नॉट कॉमन लेने पर क्या आएगा हमारे पास, डी माइनस टी प्लस वन टी अपॉन के, राइट। अब उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। और v की वैल्यू अब हम ई नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, पिछली बार जैसे। उसके बाद d माइनस टी प्लस ई अपॉन के एज इट इज़ बच जाएगा। अब ये v की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब इसको हम कैपेसिटेंस निकालने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे, अब हम ये चीज़ जानते हैं कि जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है q अपॉन v, और हम v की वैल्यू जानते हैं, वो v की वैल्यू क्या है, c इज इक्वल्स टू q अपॉन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे था q, है ना, q अपॉन ए, मतलब यहाँ सिग्मा था तो इसको हम q अपॉन ए लिख सकते हैं, ठीक है। q अपॉन ए पिछली बार जैसे q अपॉन ए लिख सकते हैं, तो जिसकी वजह से ये जो बचेगा यहाँ पे वो d माइनस टी प्लस टी अपॉन के था, राइट। इसलिए जो v है, v की वैल्यू इतनी थी, राइट। उसके बाद अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये q से q कट जाएगा, तो c इज इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हम इसको ऊपर लाएंगे a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी अपॉन के, राइट। तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू है वो कैपेसिटेंस की है किस, जब हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब हो। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जब हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो सी की वैल्यू इतनी होती है, और जो सी नॉट होता है, जो सी नॉट मतलब जब कुछ इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है तो वो सिंपल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है ना। तो यहाँ पे हम जब सी नॉट की वैल्यू देखते हैं तो वो कम आ रही है एज कम्पेयर टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो रही है वैल्यू, इसका मतलब डिनोमिनेटर यहाँ माइनस हो रही है, तो डिनोमिनेटर मतलब कम होगा। तो डिनोमिनेटर जब कम होगा तो इसका मतलब सी की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसका मतलब हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि डाइलेक्ट्रिक जब भी हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो हम एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने कैपेसिटर वो डाइलेक्ट्रिक्स भी पढ़ा था, ठीक है। अब आई होप इसको समझ आप समझते हो। 12th में इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना पड़ेगा, या तो आप डिराइव भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इस पर हम अब आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो आगे की वीडियो में न्यूमेरिकल करेंगे।